नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने पिछले 2 साल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया होगा तो आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी होना चाहिए। वो क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन से पार्टी की सरकार है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड विच इज द रूलिंग पार्टी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। जब इलेक्शंस हुए थे तब महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनी थी। अब इस महाविकास आघाड़ी में 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी। उद्धव बालासाहेब ठाकरे लेड शिवसेना, शरद पवार लेड नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 3 पार्टीज ने मिलाकर गवर्नमेंट बनाई थी। इस गवर्नमेंट ने काम किया, पर पिछले ही साल शिवसेना पार्टी में फूट पड़ गई। शिवसेना के जो एक लीडर थे मिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने अपने साथ कुछ एमएलए को लिया और जो ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी पार्टी थी उनको अपना समर्थन दिया। बीजेपी का और एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना का मेजॉरिटी सीट्स हो गए महाराष्ट्र विधानसभा में। ये वाली पार्टी अब आई पावर में और जो पावर में थी वो बैठी ऑपोजिशन में। अब पावर में कौन था? शिवसेना विच वॉज लेड बाय एकनाथ शिंदे का ग्रुप एंड बीजेपी। ऑपोजिशन में कौन बैठा है? शिवसेना लेड बाय उद्धव बालासाहेब ठाकरे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शरद पवार लेड नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये ऑपोजिशन में बैठी है। चलो, यहाँ तक पिक्चर समझ में आ गया। अब इस पिक्चर में आती है और एक ट्विस्ट। ऑपोजिशन में बैठी हुई एनसीपी पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी। उनमें से कुछ एमएलएस एनसीपी में वापस फूट डालते हैं। अजीत पवार की लीडरशिप के नीचे एनसीपी के कुछ एमएलएस ऑपोजिशन से उठकर कहते हैं कि हम रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये सपोर्ट वैलिड है? Is it valid to support without getting the recognition of the main party? Now, this is the question which had come before the Supreme Court of India in 1992 as well. अब इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक लॉ बनाया है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनैक्ट करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड कर दिया था, जिसके माध्यम से ये जो एमएलएस का हॉर्स ट्रेडिंग होता है या जो हेरा फेरी होती है, इस हेरा फेरी को रोकने के लिए और सरकार को स्टेबल बनाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। आप महाराष्ट्र सिनेरियो को आपको अगर ये सिनेरियो समझ में आया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि हर दूसरे दिन कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या इन एमएलए को हम डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? नाउ द पावर टू डिस्क्वालीफाई एन एमएलए अंडर डिफेक्शन इज विद द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य के विधानसभा के स्पीकर होते हैं, इनके पास यह डिसीजन होता है कि वो उस पर्टिकुलर एमएलए को डिस्क्वालीफाई करे या ना करे। नाउ द एंटायर क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज दैट इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली केपेबल इनफ टू टेक सच अ बिग डिसीजन? क्योंकि याद रखिएगा, द स्पीकर इज नॉट अ जज। वो कोर्ट के जज नहीं है जो सारे लीगल एंगल्स देखे और फिर डिसीजन ले। उनके पास उतना लीगल नॉलेज भी नहीं होगा। तो क्या स्पीकर एक केपेबल एंटिटी है इस पर्टिकुलर पूरे मुद्दे के ऊपर डिसीजन लेने के लिए? यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने 1992 के कीहोतो होलोहान केस में भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, द स्पीकर इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हाउस के मतलब सदन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्पीकर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि स्पीकर वो एक राइट पोजीशन में है ये डिसाइड करने के लिए कि किस एमएलए को डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई करना है। सो बेसिकली कीहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट किया था कि स्पीकर के पास जो पावर्स दी गई है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर्स बिल्कुल वैलिड है। अब सवाल ये उठता है कि जो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है वो अपना डिसीजन कब लेते हैं? Will he take any decision to disqualify the MLAs from the NCP which are now supporting the ruling government? याद रखना दोस्तों, under the 10th schedule कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है जिसके भीतर स्पीकर को अपना डिसीजन देना है। There is no time frame fixed. Supreme Court has given its recommendations. कितने टाइम के अंदर आपको ये डिसीजन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में कहा भी है that this decision
should come within a span of 90 days. But this is just the recommendation of the Supreme Court. ये जो है ये चीज लागू नहीं की गई है, तो स्पीकर अपना डिसीजन कब सुनाते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. बट कीहोतो लोहान केस ऑफ 1992 becomes very very important because इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर्स की जो पावर है विथ रिस्पेक्ट टू डिसाइडिंग अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन इसको अपहेल्ड किया था. दोस्तों आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही. आई होप आप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा और इस सिनेरियो में कीहोतो लोहान केस को आपने ठीक से समझा होगा. धन्यवाद दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस को लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.